हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल डियर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इस्पात संरचनाओं का अभिकल्पन यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टोटल डीएसएस में यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में टोटल 9 चैप्टर दिया गया है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग के 3 चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर इसमें दिया गया है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पहला चैप्टर दिया गया है कि संरचनात्मक इस्पाती खंड यानी कि स्ट्रक्चरल स्टील का सेक्शन। फिर दूसरा चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवेट कनेक्शन पढ़ेंगे। फिर तीसरा वाला जो चैप्टर होगा वो होगा बोल्ट कनेक्शन पढ़ेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइज से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उनको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले वाले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला वाला चैप्टर जो है क्या है, इस संरचनात्मक इस्पाती खंड यानी कि स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि संरचनात्मक इस्पात को किस रूप में उपयोग किया जाता है। जो संरचनात्मक इस्पात होता है उसको हम किस रूप में उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन कच्चा लोहा, फिर दूसरा ऑप्शन लौह है इसको, तीसरा ऑप्शन मिश्रित, फिर लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है तीनों ए बी और सी। तो पहले वाले का डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही है, पहले वाले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संरचनात्मक इस्पात को हम तीनों रूप में प्रयोग करते हैं, कच्चा लोहा, लौह है इसके, या फिर मिश्रित, तीनों रूप में। तो पहले का डी ऑप्शन क्या था, सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वह कौन सा इस्पात है जिससे सबसे कम कार्बन होता है। पहला ऑप्शन ढलवा लोहा, फिर कह रहा है पिटवा लोहा, फिर कह रहा है इस्पात, फिर बोल रहा है कि मृदु इस्पात। यानी कि जो दूसरे का बी वाला ऑप्शन है यानी पिटवा लोहा, तो पिटवा लोहा में सबसे कम जो है कार्बन की मात्रा होती है। तो अगर पूछा जाए कि वह कौन सा इस्पात है जिसमें सबसे कम कार्बन होता है, तो पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि मृदु इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है। 0 से 0.15% या फिर 0.15% से 0.30%, या फिर 1% से लेकर 4%, या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है 2% से 4%। तो तीसरे का बी वाला ऑप्शन होगा 0.15% से 0.30%। तो तीसरे का सी ऑप्शन क्या है, तीसरे का बी ऑप्शन क्या है, सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इस्पात को खंडों में विलीन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है ढलवा लोहा, फिर कह रहा है पिटवा लोहा, फिर कह रहा है इस्पात, फिर लास्ट ऑप्शन है मृदु इस्पात। तो चौथे का डी वाला ऑप्शन होगा मृदु इस्पात। जो मृदु इस्पात होता है इसको हम खंडों में विलीन किया जा सकता है यानी कर सकते हैं मृदु इस्पात को। फिर कह रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन में जो भौतिक गुणधर्म के अनुसार रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, फिर बी वाला ऑप्शन 12 × 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, फिर सी ऑप्शन 12 × 10⁻7 पर डिग्री सेल्सियस, फिर लास्ट ऑप्शन 12 × 10⁻7 पर डिग्री सेल्सियस। तो पाँचवें का ए ऑप्शन क्या होगा, सही है, 12 × 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अगर पूछा जाए कि भौतिक गुणधर्म के अनुसार रेखीय प्रसार गुणांक का मान कितना होता है, तो 12 × 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि पाँचवें का ए ऑप्शन क्या है, सही है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि विलीन इस्पाती नलिका किस अवयव के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन तनन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि संपीड़ांग, या फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों तनन एवं संपीड़ांग, डी वाला ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छठवें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों, यानी कि तनन और संपीड़ांग दोनों क्या है, सही है। तो छठवें का सी ऑप्शन क्या है, सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय मानक IS 2062 से 1992 के अनुसार इस्पात का न्यूनतम पराभव प्रतिबल 20 से लेकर 40 mm व्यास के लिए कितना लिया जाता है। पहला ऑप्शन 250, दूसरा ऑप्शन 240, तीसरा ऑप्शन 230 और लास्ट ऑप्शन 410। तो सातवें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 240 क्या हो जाएगा, सही है। तो सातवें का बी ऑप्शन सही है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस्पात का न्यूनतम प्रसार प्रतिशत में गेज लंबाई L0 का सूत्र बताओ। तो इसमें 4 दिया है सूत्र, यानी कि पहला वाला दिया है ऑप्शन L0 बराबर 5.64, फिर दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि L0 = 5.65 √S0, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है L0 = 5.66 √S0, फिर लास्ट ऑप्शन दिया है L0 = 5.87 √S0। तो आठवें का
बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। L0 इक्वल टू 5.65 अंडर रूट S0 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8वें का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस्पात का यंग मापांक होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm²। फिर दूसरा ऑप्शन 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। फिर तीसरा ऑप्शन 2.1 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm²। लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि 2.0 × 10⁻⁶ न्यूटन पर mm²। तो 90 का बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही होगा, जो होगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अगर पूछा जाए कि इस्पात का यंग मापांक कितना होता है तो बोलोगे 2.2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², यानी कि 90 का बी ऑप्शन क्या है, सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इस्पात में अनुज्ञेय प्रतिबल पराभव प्रतिबल के अनुसार अच्छी तनन होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया। 0.66 FY, 0.67 FY, 0.6 FY, 0.65 FY। तो 10वें का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 0.6 FY क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये स्ट्रेस का क्या होता है कि मात्रक होता है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। संरचनात्मक इस्पाती खंड कितने प्रकार का होता है। संरचनात्मक जो इस्पाती खंड होता है वो कितने प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन 7, फिर 8, फिर तीसरा वाला 6, फिर लास्ट ऑप्शन 4। तो 11 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संरचनात्मक इस्पाती खंड होता है टोटल 7 प्रकार के होते हैं। तो जो 11वें का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। पिटवा लोहे में कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है। तो पिटवा लोहे में कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है। पहला ऑप्शन 2 से 4%, फिर बी ऑप्शन 0 से 0.15%, फिर कह रहा सी ऑप्शन 2 से 10%, लास्ट ऑप्शन 0.2% से 0.4%। तो 12 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 0 से लेकर 0.15% होता है। जो पिटवा लोहा होता है उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 0 से लेकर 0.15% तक होती है। ठीक है, 12 का बी ऑप्शन सही है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम संरचना पर आने वाला भार 4 ऑप्शन दिया। हिम भार कहलाता है, जल भार, अचल भार, पवन भार। तो 13वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अचल भार कहते हैं। जो सर्वप्रथम जो संरचना पर आने वाले भार को हम बोलते हैं अचल भार बोलते हैं, यानी कि 13वें का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक IS यानी 2062 से 1992 के अनुसार इस्पात में मैग्नीज की मात्रा लेते हैं। पहला ऑप्शन 1.5, फिर 0.4, फिर तीसरा ऑप्शन 0.05, लास्ट ऑप्शन 0.23। तो 14 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का ए ऑप्शन क्या है, 1.5 क्या है, सही है। 14 का ए ऑप्शन क्या है, सही है, 1.5। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस्पाती संरचनाओं में मृद इस्पात का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन तन्यता के कारण, फिर दूसरा ऑप्शन जंग के कारण, फिर तीसरा ऑप्शन संपीड़न के कारण, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 15 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही है। 15 का ए ऑप्शन तन्यता के कारण, यानी कि 15 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टील में लोच के मापांक की मान्यता है। पहला ऑप्शन 200 किलो न्यूटन पर mm², फिर दूसरा ऑप्शन 225 किलो न्यूटन पर mm², फिर तीसरा ऑप्शन 230 किलो न्यूटन पर mm², फिर डी वाला ऑप्शन 275 किलो न्यूटन पर mm²। तो 16 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि स्टील में लोच की मापांक की मान्यता कितनी होती है तो 200 किलो न्यूटन पर mm², यानी कि 16 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मानक भार दिए गए हैं IS 885, फिर दूसरा ऑप्शन IS 1375, फिर सी ऑप्शन दिया IS 675, फिर लास्ट ऑप्शन दिया IS 875। तो 17वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। IS 875 क्या है, सही है, यानी कि 17 का डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बन की मात्रा के प्रतिशत में अभिवृद्धि करने से पहला ऑप्शन इस्पात के तनन सामर्थ्य को बढ़ा देती है, फिर दूसरा ऑप्शन इस्पात के तनन सामर्थ्य को कम कर देती है, फिर तीसरा ऑप्शन सीमेंट की तन्यता में वृद्धि करती है, फिर लास्ट ऑप्शन इस्पात के तनन सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 18 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस्पात के तनन सामर्थ्य को कम कर देती है। तो 18 का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 19 नंबर क्वेश्चन। इस्पात के गुणधर्म में इस प्रकार का बदलाव लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन संरचना अभिक्रिया, फिर दूसरा ऑप्शन ऊष्मा अभिक्रिया, फिर ये तीसरा ऑप्शन ये दोनों, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 19 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलेंगे क्या, ऊष्मा अभिक्रिया। तो इस्पात के गुणधर्म में हम ऊष्मा अभिक्रिया के द्वारा उसके बदलाव, उसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो 19 का बी ऑप्शन क्या है, सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उसी गहराई के लिए सबसे भारी आई सेक्शन होता है।
पहला ऑप्शन ISCB, दूसरा ऑप्शन ISMB, फिर तीसरा ऑप्शन ISHB, फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है ISWB। तो 20 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ISHB क्या होता है, उसी गहराई के लिए सबसे भारी आई सेक्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं ISHB। क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज में टोटल 20 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन था, तो 20 हो गए हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे एक्सरसाइज की। दूसरे एक्सरसाइज का नाम है रिवेट कनेक्शन, यानी रिवेट कनेक्शन में जो भी क्वेश्चन है, चलिए उसको शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि 10 mm मोटाई के एक तनन उपांग में लगाए जाने वाले रिवेटों को अधिकतम केंद्र से दूरी है, यानी कि 200 mm, दूसरा ऑप्शन 160 mm, तीसरा ऑप्शन 120 mm, लास्ट वाला ऑप्शन 100 mm। तो पहले का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 160 mm, यानी कि जो 10 mm मोटाई के एक तनन उपांग में लगाए जाने वाले रिवेटों की अधिकतम केंद्र से दूरी जो होती है वो 160 mm होगी। ठीक है, यानी कि पहले का बी ऑप्शन क्या है, सही है। पहले का बी ऑप्शन सही है। दूसरा वाला क्वेश्चन, एक रिवेट जोड़ के विफल होने के कारण है। पहला ऑप्शन केवल प्लेट का फट जाना, दूसरा ऑप्शन केवल रिवेट का कर्तन में विफल होना, फिर तीसरा ऑप्शन केवल प्लेट या रिवेट का धारण में विफल होना, फिर लास्ट ऑप्शन उपयुक्त कोई भी नहीं। यानी कि कहने का मतलब दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त कोई भी, यानी कहने का मतलब इन तीनों में से कोई भी, यानी कि एक रिवेट जोड़ के विफल होने के कारण अगर इन तीनों में से कोई भी घटना घटती है तो क्या होगा कि रिवेट जोड़ क्या हो जाएंगे, विफल हो जाएगा। यानी चाहे तो केवल प्लेट का फट जाए, चाहे केवल रिवेट का कर्तन में विफल हो जाए, या फिर केवल प्लेट या रिवेट का धारण में विफल होना। तो दूसरे का डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही है, उपयुक्त कोई भी, यानी उपयुक्त में से ऊपर तीनों में से कोई भी अगर घटना होगा तो फिर क्या होगा, रिवेट जोड़ विफल होने का कारण हो बनता है। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 14 mm सामान्य व्यास रिवेट का सकल व्यास है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया, 15.5 मीटर, फिर 16 mm, फिर कह रहा है कि 16.5 mm, फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलेंगे 15.5 मीटर। पहले का सही है क्या, तीसरे का पहला वाला ऑप्शन सही है, 15.5 मीटर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक रिवेटेड लैप युग्म की शक्ति बराबर होती है शियरिंग शक्ति के, बियरिंग शक्ति के, टिपरिंग शक्ति के, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, तो 14 जो 4 नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। यानी जो एक रिवेटेड लैंप युक्त की शक्ति बराबर होती है उसके शियरिंग शक्ति के, बियरिंग शक्ति के, टिपरिंग शक्ति के, यानी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। 4 का डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनविन सूत्र के अनुसार रिवेट छिद्र डी के व्यास और प्लेट की मोटाई टी के बीच का संबंध निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला ऑप्शन डी बराबर √T, फिर दूसरा ऑप्शन डी बराबर 1.6 इंटू √T, फिर तीसरा ऑप्शन डी बराबर 2 इंटू √T, फिर लास्ट ऑप्शन डी इक्वल टू 2.6 इंटू √T। तो यानी कि कहने का मतलब जो 5वें का सी वाला ऑप्शन जो दिया है, यानी कि डी बराबर 2 √T, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो 5वें का क्या है, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन सही है, डी बराबर 2 √T। तो 5वें का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बल की दिशा के समांतर रिवेटों की एक पंक्ति कहलाती है, अंतराल कहलाती है, गेज दूरी, गेज कोर रेखा। तो जो बल की दिशा के समांतर जो रिवेटों की एक पंक्ति होती है उसे हम गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। 6 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन, रिवेट का व्यास 25 mm या इससे कम होने पर रिवेट छिद्र का व्यास रिवेट के व्यास से होगा 1.5 mm से अधिक, 1.5 mm से कम, 2 mm से अधिक, समान। तो 7वें का ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, 1.5 mm से अधिक। 7वें का ए ऑप्शन क्या है, सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन, रिवेटस का न्यूनतम पिच इससे कम नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन छेद व्यास का 2.5 गुना, छेद व्यास का 3 गुना, छेद व्यास का 1.5 गुना और छेद व्यास का 2 गुना। तो 8वें का ए वाला ऑप्शन जो होगा, छेद व्यास का 2.5 गुना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 8वें का पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रिवेट की धारण सामर्थ्य को पता करने के लिए अनुज्ञेय धारण प्रतिबल की किससे गुणा की जानी चाहिए। पहला ऑप्शन D इंटू T इंटू FB, फिर कह रहा बी दूसरा ऑप्शन π/4 D², फिर तीसरा ऑप्शन π/2 D², फिर लास्ट ऑप्शन DT², यानी कि 9वें का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, D इंटू T इंटू FB क्या होगा, सही होगा। 9वें का ए ऑप्शन सही है, D इंटू T इंटू FB। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रिवेट जोड़ों के विश्लेषण में लिए जाने वाले आधार जिसे गलत लिखा गया है को चुनिए। प्लेटों में घर्षण नगण्य होता है, प्लेटों में एक समान प्रतिबल वितरण को विचार नहीं किया जाता, बंकन आघूर्ण को विचार में नहीं लिया जाता,
फिर लास्ट ऑप्शन जोड़ों पर पूर्ण भार को सभी रिवेटों में सम वितरित किया जाता है। तो 10वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें का बी ऑप्शन, प्लेटों में एक समान प्रतिबल वितरण को विचार नहीं किया जाता। तो प्लेटों में एक समान प्रतिबल को वितरण नहीं किया जाता। तो बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टिफनेस को परिभाषित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन प्रति इकाई बल पर प्रतिरूपण, फिर दूसरा ऑप्शन प्रति इकाई प्रतिरूपण का गुणनफल, फिर तीसरा ऑप्शन बल और प्रतिरूपण का गुणनफल, फिर लास्ट ऑप्शन किसी अनुप्रस्थ काट पर 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल। तो जो 11 नंबर का हो जाएगा, 11 नंबर का बी ऑप्शन सही है। 11 नंबर का बी ऑप्शन प्रति इकाई प्रतिरूपण का गुणनफल, यानी कि 11 का बी ऑप्शन क्या है, सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिवेट जोड़ बंकन प्रतिबल से मुक्त हैं? पहला ऑप्शन लैप जोड़, फिर सिंगल कवर प्लेट के साथ बट जोड़, फिर सी ऑप्शन डबल कवर प्लेट के साथ बट जोड़, फिर यह उपरोक्त सभी। तो 12 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे डबल कवर प्लेट के साथ बट। तो निम्नलिखित में से अगर पूछा जाए कि किस प्रकार के रिवेट जोड़ बंकन प्रतिबल से मुक्त होते हैं, तो डबल कवर प्लेट के साथ क्या होता है, बट, यानी कि 12 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि IS 800 के अनुसार न्यूनतम पिच वाले रिवेट जोड़ की कार्य क्षमता होगी 40%, 50%, 60% और 70%। तो जो 13 नंबर का है, 13 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 60%, यानी कि 60% क्या होगा, सही है। पूछा जाए कि IS 800 के अनुसार न्यूनतम पिच वाले रिवेट जोड़ की कार्य क्षमता कितनी होती है, तो अप्रॉक्सीमेट 60% होता है, यानी कि 13 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि P और D रिवेटों के अंतराल और सकल व्यास हैं, तो रिवेटित जोड़ की दक्षता यानी कि ईंटा दी जाती है। तो ईंटा इक्वल टू P बाई P माइनस डी से, ईंटा इक्वल टू P माइनस डी बाई P से, ईटा इक्वल टू P बाई P प्लस डी से, या फिर ईटा इक्वल टू U प्लस डी बाई P से। तो 14 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे बोलेंगे ईटा इक्वल टू P माइनस डी बाई P से। तो 14 का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि थाली के निकटतम किनारे से कीलक के छेद के केंद्र के बीच की दूरी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कीलक, टैकिंग, फिर कह रहा पिच, फिर औसत व्यास, फिर हाशिया। तो जो 15वें नंबर का है, 15वें नंबर का है, तो 15वें नंबर का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाशिया क्या है, सही है। तो 15वें का डी ऑप्शन सही है, हाशिया क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन। रिवेट मान निम्न के बराबर होता है। पहला ऑप्शन रिवेट की अपरूपण सामर्थ्य, फिर रिवेट की धारण सामर्थ्य, फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए तथा बी का न्यूनतम, फिर कह रहा है ए तथा बी का अधिकतम। तो जो 16वें का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए तथा बी का न्यूनतम, यानी कि 16 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक जोड़ की प्रति पिच लंबाई की क्षमता 2556 किलोग्राम और प्लेट की प्रति पिच लंबाई की वास्तविक क्षमता 4280 किलोग्राम है, तो जोड़ की क्षमता कितना होगी? जोड़ की क्षमता कितना होगी परसेंटेज में बताना है। 60%, 52.75%, 53% और 53.25%। जब इसको सॉल्व करके करेंगे तो 17वें का ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, 60% क्या है, सही है। 17 का ई ऑप्शन क्या है, सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनविन सूत्र D इक्वल टू 6√T में D एवं T की इकाई क्या है? मिलीलीटर, मीटर, ये 2 ऑप्शन नहीं दिया है। तो 18 जो होगा, 18 का पहला ऑप्शन होगा मिलीलीटर। जो D और T होता है उसे हम मिलीलीटर में मापते हैं, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्र रिवेट के मुकाबले 19 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्र रिवेट के मुकाबले साफ रिवेट होता है, मजबूत होता है, कमज़ोर होता है, बराबर मजबूत होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो 19 का ये वाला ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन क्या है, सही है, मजबूत होगा। क्या होगा, मजबूत होगा। यानी क्षेत्र रिवेट के मुकाबले जो साफ रिवेट होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। 20 नंबर क्वेश्चन। टी मोटाई की प्लेट के मामले में किसी भी 2 निकटस्थ रिवेट की अधिकतम पिच निम्नलिखित तक सीमित है। 24T, 32T, 36T, 40T। तो 20 वाला का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, होगा क्या, 32T क्या है, सही है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन। एक रिवेट का सकल व्यास 23.5 mm है। कार्यकारी प्रतिबल 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हुए डबल शियर में इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 21 का 86
पॉइंट ये वाला ऑप्शन सही है, यानी 86.7 किलो न्यूटन, यानी 21 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 21 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रिवेट का माप किससे निर्धारित किया जाता है। पहला ऑप्शन संघ के व्यास, फिर कह रहा शीर्ष के व्यास, फिर तीसरा ऑप्शन संघ की लंबाई, फिर लास्ट ऑप्शन शीर्ष की आकृति। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है 22 का ये वाला ऑप्शन सही है। अगर रिवेट का माप किससे निर्धारित किया जाता है तो बताएंगे रिवेट का माप जो होता है वो संघ के व्यास के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 22 का ये ऑप्शन क्या है, सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रिवेट पर बियरिंग में शक्ति चालित क्षेत्र रिवेट के लिए अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल कितना होता है। पहला ऑप्शन 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फिर दूसरा ऑप्शन 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो 23 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो 23 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 24 नंबर क्वेश्चन में अच्छी तनाव में हस्तचालित रिवेट के लिए अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल कितना होता है। तो 24 में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 24 का पहला ऑप्शन है 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फिर दूसरा ऑप्शन 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो 24 का ई ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्या होगा, सही है। 24 का ई ऑप्शन सही है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉइजन्स रेशियो, यानी कि पॉइजन्स रेशियो का अनुपात जो होता है वो अधिकतम सांख्यिकीय मान है तो कितना होता है, 0.0, 0.25, 0.501 होता है। तो 25 का जो हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है तो 25 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 0.50 क्या है, सही है। ये पॉइजन्स रेशियो 0.50 होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। शक्ति 40 साफ रिवेट के लिए अपरूपण में अधिकतम अनुमत प्रतिबल है। पहला ऑप्शन 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फिर 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फिर तीसरा ऑप्शन 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो 26 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यानी 26 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो अभी क्या किए हैं हम, 2 चैप्टर से 2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग शुरू करेंगे तीसरा वाला एक्सरसाइज। तीसरे वाले एक्सरसाइज का नाम है बोल्ट कनेक्शन, यानी कि बोल्ट जोड़। तो आज हम बोल्ट जोड़ से भी क्वेश्चन स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर का नाम है बोल्ट जोड़। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है बोल्ट जोड़ का। बोल्ट जोड़ का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि जिसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर थ्रेडेड सैंक यानी कि शंकु थ्रेड हो तो उसे क्या कहा जाता है, बोल्ट कहा जाता है, रिवेट कहा जाता है, पिन कहा जाता है, नट कहा जाता है। तो पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोल्ट क्या है, सही है। पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। अगर पूछा जाए जिसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर शंकु थ्रेड हो तो उसे क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो बोल्ट पहला ऑप्शन 2, फिर 3, 4, 5। तो जो है बोल्ट होता है, बोल्ट 3 प्रकार का होता है। बोल्ट कितने प्रकार का होता है, तो बोल्ट 3 प्रकार का होता है। फिर अब क्वेश्चन तीसरा नंबर, काले बोल्ट के लिए उपज सामर्थ्य यील्ड स्ट्रेंथ कितना उपयोग किया जाता है, 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फिर दूसरा ऑप्शन 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे वाली का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्या है, सही है। तीसरे का बी ऑप्शन। चौथा नंबर क्वेश्चन, बोल्ट को किन संरचना में उपयोग किया जाता है। जो बोल्ट होता है उनको किन संरचना में हम उपयोग करते हैं, भारी संरचना के लिए, हल्के संरचना के लिए, मध्यम संरचना के लिए, या फिर ये सभी। तो जो बोल्ट का प्रयोग होता है वो हम हल्के संरचना के लिए प्रयोग करते हैं। तो चौथे का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। जो बोल्ट का प्रयोग करते हैं वो हल्के संरचना के लिए प्रयुक्त करते हैं। फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन, फिट बोल्ट किस इस्पात से बना होता है, मृदु इस्पात से, पिटवा इस्पात से, कच्चा इस्पात से, या इस्पात से। तो पाँचवें का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मृदु इस्पात से। तो जो फिट बोल्ट होता है वो मृदु इस्पात से बना होता है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फील्ड संबंध के लिए बोल्टों में अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबलों को संहिता के अनुसार कितना कम किया जाता है, 50%, 10%, 15%, 20%। तो छठवें का बी वाला ऑप्शन होगा 10%, यानी कि 10% क्या है, सही है। यानी कि छठवें का बी वाला ऑप्शन सही है, 10%। सातवां नंबर क्वेश्चन, भार स्थानांतरण के अनुसार बोल्ट कितने प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन बियरिंग टाइप, अपरूपण प्रकार, फिर कह रहा है घर्षण प्रकार, प्रकरण प्रकार, फिर कह रहा है सी ऑप्शन दोनों ए और बी, फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। तो सातवें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों क्या होता है, सही है। तो सातवें का सी ऑप्शन सही है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक 800 यानी कि 2007 के अनुसार 16 से 24 mm सामान्य व्यास के लिए बोल्ट का सकल व्यास कितने ज़्यादा लिया जाता है।
पहला ऑप्शन 1 mm से ज़्यादा, फिर दूसरा ऑप्शन 2 mm से ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन 3 mm से ज़्यादा, चौथा वाला ऑप्शन कोई भी एक। तो 8वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 2 mm से ज़्यादा, यानी कि 8वें का बी वाला ऑप्शन सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब बोल्ट का सामान्य व्यास न दिया हो तो पहला ऑप्शन डी बराबर 6.09 अंडर रूट टी, फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है डी इक्वल टू 6.05 अंडर रूट टी, तीसरा ऑप्शन डी इक्वल टू 6.10 अंडर रूट टी, लास्ट वाला ऑप्शन डी इक्वल टू 6.07 अंडर रूट टी। तो जो 9वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी बराबर 6.05 अंडर रूट टी क्या है सही है। जब बोल्ट का सामान्य व्यास न दिया हो तो उसके लिए डी बराबर फार्मूला लगाते हैं, डाया ज्ञात करेंगे 6.05 इंटू अंडर रूट टी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि 9 का बी वाला ऑप्शन क्या है सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल्ट के लिए अधिकतम संपीड़न जोन के लिए कितना पिच लिया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो पहला वाला ही ऑप्शन क्या है इसमें सही है, यानी कि संपीड़न जोन ग्रेटर देन 12 TR 200 mm, यानी कि पहला ऑप्शन 10वें का सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, बोल्ट जोड़ की विफलता किन किन पर आधारित होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 11वें के लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ए और बी, यानी कि जो बोल्ट जोड़ की विफलता होती है वो बोल्ट की कर्तन विफलता और बोल्ट की धारण विफलता दोनों पर निर्भर करती है। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है, दोनों ए और बी क्या है सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, बोल्ट की अपरूपण सामर्थ्य सामान्य कर्तन क्षमता के लिए किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ये फार्मूला है, तो जो 12वें का ये वाला ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन क्या है सही है, यानी कि VNSB इक्वल टू FUV डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 ब्रैकेट में NNANB प्लस NSASB, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, 12वें का ये वाला ऑप्शन क्या है सही है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोल्ट के लिए जोड़ की दक्षता होती है, तो ईटा इक्वल टू बोल्ट जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य इंटू 100, यानी कि 13 में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या सही है, ईटा इक्वल टू क्या होता है, ईटा इक्वल टू बोल्ट जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य इंटू 100, यानी कि 13 का पहला ऑप्शन क्या है सही है, 13 का पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल्ट तनाव में सुरक्षा के लिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में से पहला ही ऑप्शन क्या है सही है, TDB लेस देन आर इक्वल TNB डिवाइडेड बाई गामा MB, यानी कि 14 का पहला ऑप्शन क्या है सही है, 14 का पहला ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, IS कोड 800/2007 के अनुसार शुद्ध तनाव क्षेत्र किस पर विचार करता है। तो धागे क्षेत्र पर, बोल्ट क्षेत्र पर, तनाव क्षेत्र पर, संपीड़न क्षेत्र पर। तो 15वें का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, धागे क्षेत्र पर। तो 15वें का ए ऑप्शन क्या है सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के अनुसार कौन कौन से बोल्टों पर विचार किया जाता है। तो पदार्थ के अनुसार कौन कौन से बोल्टों पर विचार किया जाता है। तो अधूरा या काले बोल्ट, फिर बोल्ट, या उच्च सामर्थ्य घर्षण पकड़ बोल्ट, या फिर उपरोक्त ABC। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का डी ऑप्शन, उपरोक्त ABC तीनों क्या है सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ट में किस प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है। लैप जोड़, बट जोड़, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो 17वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो बोल्ट में हम दोनों यानी कि लैप जोड़ और बट जोड़ दोनों प्रकार का जोड़ प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तनाव में बोल्ट के लिए सामान्य तनाव सामर्थ्य पर विचार किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 18 का पहला ही ऑप्शन सही है, TNB इक्वल टू 0.9 FUV इंटू ANB, यानी कि 18 का पहला ही ऑप्शन क्या है सही है। 18 का पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मशीन संबंध के लिए बोल्टों में न्यूनतम किनारा दूरी ली जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है कि लेस देन 1.5D, फिर कह रहा है लेस देन 1.7D, तीसरा ऑप्शन 1.5D ग्रेटर देन है ये, और ग्रेटर देन 1.7D, यानी कि इसमें 4 ऑप्शनों में से 19 का जो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेस देन 1.7D क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 19 का बी वाला ऑप्शन सही है, लेस देन 1.7D क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ठीक है डियर, आज के इस वीडियो में हम क्या किए हैं कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर से जितने MCQ क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। फिर अगले जो 3 चैप्टर हैं, फिर 3 चैप्टर, यानी कि टोटल अभी 6 चैप्टर बचे हुए हैं। तो जो 3 चैप्टर करके हम 2 वीडियोज में उसको कल सुबह तक उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है डियर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।